नमस्कार दोस्तों, कैरियर क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियोस में मैंने प्रियम्बल लाने की प्रॉमिस किया था, तो मैं प्रियम्बल लेके आया हूं और प्रियम्बल के अपन पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे, क्योंकि ये आप लोगों को पता है कि ये आत्मा है, ये आप लोगों का पूरा सार है। ठीक है, तो प्रियम्बल के लोग बात करेंगे। पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को सारे शेड्यूल्स क्लियर करा दिए थे और सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक्स था वो आप लोगों को पूरा क्लियर हो चुका है। अब आप लोगों की स्टार्ट होता है ढंग से, जो अच्छी तरीके से मैं बात करूंगा कि अच्छी तरीके से आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट, अब आप लोग इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो जो इसका फर्स्ट पेज है जिसमें उसका सार लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको उसको तैयार करना ही पड़ेगा। उसमें क्या क्या चीजें हैं अपन लोग सब लोग देखेंगे। तो प्रियम्बल का अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो प्रियम्बल सबसे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था। सबसे पहले किसने शुरुआत की थी प्रियम्बल की? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी शुरुआत की गई थी और उसके बाद अपन ने कई देशों ने इसको आजमाया, जिसमें इंडिया भी एक था। अब इससे क्या होता है, ये आप लोगों को पहले ही बता देता है कि अंदर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोलना क्या चाहता है। सीधी सीधी बात है, वो बोलना क्या चाहता है। एक ने तो बोल दिया था कि हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है, एक ने बोल दिया था कि हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। अब चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बताया था कि अमेंडमेंट होते रहते हैं और आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट एक्ट में काफी उसमें अमेंडमेंट भी हुए थे, तो ऐसे ही प्रियम्बल में भी जो ओरिजिनल जो प्रियम्बल था, उद्देशिका जो थी, उद्देशिका जिसको मैं बोलता हूँ, आप लोग जो बोलते हैं उद्देशिका जो थी, वो ओरिजिनली कुछ अलग थी। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो 1976 में आया था, उसके बाद थोड़े से उसमें चेंजेस हुए थे। उसमें कुछ नए वर्ड जुड़े थे, कुछ नए वर्ड जुड़े थे। पहले मैं आपको स्क्रीन पर उद्देशिका दिखाता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, डुअल लैंग्वेज में चल रहा है, तो आपको दिखाता हूँ कि उसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। अब मैं उसमें बताऊंगा आपको क्या क्या है, उसका कैसे एसेंस निकल रहा है। मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर ले चलता हूँ। देखिए, ये देखिए, आप जैसे देख पा रहे हैं कि ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल है, उद्देशिका है। और आप लोग इसको देख पा रहे होंगे कि कितनी अच्छी तरीके से सुंदरता से ये लिखी हुई है, कितना सुंदर इसका नजारा है, कितना मतलब कितनी लोगों ने मेहनत की है इसको लिखने के लिए। और इसमें आप लोगों को पूरा सार दिया गया है। अब प्रियम्बल अब देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है उसके ऊपर अपना बनाया गया है। ठीक है, पंडित नेहरू ने इसको जो ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, तो हो गया था। अब आप जैसे देख पा रहे हैं, अगर मैं टेक्स्ट में पढ़ने की कोशिश करूं तो उसमें कुछ बोल्ड लेटर्स आप जो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में देख पा रहे हैं, बोल्ड लेटर्स देख पा रहे हैं। तो इंग्रेडिएंट्स क्या हैं इसके? अब जैसे मैं पहले पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो प्रियम्बल अगर मैं पढ़ूं, इंग्लिश में पढ़ूं, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, बगल में आपको दिया हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। सीधी सीधी बात है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग सोलेमनी रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनटू अ सोवरेन। याद रखना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रटे होने चाहिए पूरे लाइन से कि कौन से तरीके से क्या क्या है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य एंड सिक्योर टू ऑल द सिटीजन्स। क्या? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। जस्टिस कौन सी? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी कौन सी? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वलिटी ऑफ status and opportunity and promote the among them all. Fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our constituent assembly this 26th day of November, याद रखना 26 नवंबर 1949, डू hereby adopt, enact and give। याद रखना, enact मैंने जैसे बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है, enact किया है, और give टू द ourself दिस कॉन्स्टिट्यूशन। किसको दिया गया? ourself, खुद को आत्मसमर्पित किया गया है, भारत के लोगों ने इसको आत्मसमर्पित किया है। तो उसमें आपको कुछ बोल्ड लेटर्स में वर्ड दिख रहे होंगे। अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो सोर्स ऑफ ऑथोरिटी क्या है, इसका ऑथराइजेशन किसने दिया है? सोर्स ऑफ ऑथोरिटी जैसे आप देख पा रहे होंगे, पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया दिख रहा है जैसे आपको, पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तो मतलब पीपल ऑफ इंडिया इसकी सोर्स ऑफ ऑथोरिटी हो गई। नाउ
डिक्लेयर्स, अब इंडिया ने जो है नेचर क्या है इसका, इंडियन स्टेट का नेचर क्या हो गया कि हम लोगों की जो इंडियन स्टेट है वो है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इसीलिए मैंने बोला था कि इन वर्ड पे फोकस रखना, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। याद रखने के लिए SSDR, मतलब कि इसका क्या बता दिया, नेचर बता दिया कि हमारी स्टेट का नेचर है कि हम लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य हैं। अब मैं हर वर्ड का एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ये वर्ड का मतलब क्या है और अपन लोगों ने इसको क्यों बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें कौन सी चीज नई जुड़ी है, कौन सी पुरानी थी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, ये अपने क्या इंग्रेडिएंट चल रहे थे, अगर मैं बात करूं कि हम लोग इसका, अब इससे आपको ऑब्जेक्टिव भी दिखाई दे रहा होगा। पहले तो अपन ने बात की थी सोर्स ऑफ अथॉरिटी दिखाई दे रही है, इससे हम लोगों को नेचर दिखाई दे रहा है, इसके बाद हम लोगों को ऑब्जेक्टिव भी दिखाई दे रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, जस्टिस दिलानी है, लिबर्टी दिलानी है, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब चीजें दिलानी है। जस्टिस किसकी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉवर्टी की। जस्टिस मतलब न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कौन कौन सा न्याय, 3 न्याय है, सामाजिक होना चाहिए, आर्थिक होना चाहिए और राजनीतिक न्याय होना चाहिए। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता किस, हर चीज की स्वतंत्रता नहीं, मतलब इसमें साफ डिफाइन किया गया किस किस चीज की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता जो होगी वो किसकी होगी, प्रतिष्ठा और अवसर की, तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये चीजें आप लोगों के ऑब्जेक्टिव हो गए। और एक चीज और दी है इसमें, डेट ऑफ अडॉप्शन दी हुई है कि हमने इसको अडॉप्ट कब किया, 26 नवंबर 1949 को। याद रखना 26 नवंबर 1949 को। अगर मैं हर जगह, अब मैं सीधे सीधे कीवर्ड्स अगर मैं इसमें लेके रखूं तो कुछ कीवर्ड्स आपको जैसे बोल्ड लेटर्स में दिख रहे होंगे, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये आपको दिख रहे होंगे। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इन लोगों ने केवल इसमें 4 वर्ड लिखे थे, 4 वर्ड। कौन कौन से, ये सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। याद रखना, सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, मतलब समाजवादी और पंथ निरपेक्ष नहीं था। अपने ओरिजिनल में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष नहीं था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ जो थे उसमें अनरिटन थे, लेकिन अपन लोगों को पता था कि फीलिंग में ऐसा था कि हाँ है, लेकिन ये जोड़ा नहीं गया था। और एक साथ एक और वर्ड है इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी, ये है इंटीग्रिटी, ठीक है। राष्ट्र की एकता और अखंडता, अखंडता है आई थिंक इंटीग्रिटी का हिंदी मतलब, ठीक है। तो ये 3 वर्ड अपने जोड़े गए थे कब, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसको जोड़ा गया था। 3 वर्ड थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड हम लोगों ने जोड़े थे, ठीक है। ये हम लोगों का, आप एक बार और नजर मार लें कि ये है, और आप कोशिश करें कि आपको ये वाला पूरा प्रेम्बल याद हो जाए, ठीक है, ये याद हो जाए। अब मैं बात करता हूं, सीधा आता हूं मैं स्क्रीन पे, ठीक है। आप लोग देख लिया आपने प्रियम्बल, चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये प्रियम्बल जैसे मैंने आपको उस पर दिखाया था कि ये प्रियम्बल लिखा हुआ है, इसमें आपने कुछ कीवर्ड्स देखे थे। अब हम हर कीवर्ड के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे। तो पहला कीवर्ड था आपका सोवरेन, पहला कीवर्ड था आपका सोवरेन, मतलब संप्रभु, 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 ठीक है। संप्रभु का मतलब आप जैसे हिंदी में समझ पा रहे होंगे, संप्रभु का मतलब कि हम खुद ही अपने प्रभु हैं, हमारे ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं होगी। सीधी सीधी बात है कि हम लोग, हमारा डिसीजन कोई भी नहीं लेगा। हमने जैसे देश आजाद हो गया तो हमारे इंटरनल मैटर्स में हस्तक्षेप करने वाला कोई भी नहीं होगा। हम लोग अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं वो बात अलग है, हम लोग अपने डिसीजन खुद लेंगे, कोई भी किसी का डिसीजन पे ध्यान नहीं देगा। ये याद रखना कि संप्रभु का मतलब हो गया कि हमारे ऊपर कोई भी नहीं है, कोई भी अथॉरिटी नहीं है, हम भी सबसे बड़े अथॉरिटी हैं इस देश में। अब इसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हो गए। 1949 में क्या था, अब ये हम लोगों ने बोल दिया तो कुछ लोग बोलने लगे कि 1949 में आप लोगों ने कॉमनवेल्थ ज्वाइन किया।
कॉमनवेल्थ ज्वाइन किया, आपको याद होगा कॉमनवेल्थ नेशंस है, ज्वाइन किया, और उसमें आपने मान लिया कि भाई जो ब्रिटेन है वो उसका हेड है, जो ब्रिटेन है वो उसका हेड होगा। तो सीधी सीधी बात है, लोग बोलने लगे कि नहीं यार ये तो फिर आपके ऊपर अथॉरिटी हो गई ब्रिटेन की। बोले नहीं, इसको मैं अथॉरिटी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो तो हम लोगों ने केवल कॉमनवेल्थ को ज्वाइन किया है और हम नेशंस हैं, हम ऐसा डिक्लेयर करते हैं। दूसरी चीज अगर बोली जाए, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन भी हम लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के बाद क्या हमारी संप्रभुता पर सवाल नहीं उठता कि हम लोग सॉवरेन है कि नहीं है, क्योंकि हम लोगों को इंटरनेशनल के दबाव में आना पड़ेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, हम लोग जैसे मैंने बताया था कि सॉवरेन जो है हम इंडिया में हैं पूरे के पूरे, हम अपना डिसीजन खुद लेंगे, वो लोग हमारा डिसीजन नहीं ले रहे हैं। सीधी सीधी बात है, अगर हम लोग उस पर जाएंगे कि भाई हमारे लिए डिसीजन ले दो, अगर आपके घर में भी कोई है अगर आपका डिसीजन ले रहा है तो लेगा ही लेगा, और अगर बाहर से आपको सलाह लेनी है तो ले सकता है, ठीक है, यूएनओ है। तो ये अब लोग बोलते थे कि ये इसके लिए खतरा है सोवरेन, लेकिन नहीं, इसको भी इन लोगों ने क्रिटिसाइज करके खत्म कर दिया है, क्योंकि पार्ट ऑफ फॉरेन स्टेट जो है उसके कारण ये हुआ। तो यूएन वाला सोवरेन वाली चीज अपनी बात खत्म, कि संप्रभु हैं हम लोग, और ये वाली जो कॉन्ट्राडिक्शन थे उसकी भी अपन लोगों ने बात कर ली यूएन ने। दूसरी अगर मैं बात करूं, दूसरा टर्म जो था आपने देखा था, दूसरा टर्म जो था वो था सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, समाजवादी। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि आप लोगों को समाजवाद है जो इसमें रहेगा, सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, ठीक है। अब जैसा मैंने बताया था कि कुछ टर्म्स हैं वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जुड़ी हैं, तो सोशलिस्ट भी है जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से जुड़ी थी 1976 में। अपन को पता था अंदर से कि हाँ ये है, ठीक है, जो भी है, लेकिन ये जुड़ी है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये चीज थी ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ये प्रियम्बल में जोड़ी गई है। प्रियम्बल में ये वर्ड जोड़ दिया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज पहले से इंटरनली थी। कहां थी? डीपीएसपी के अंदर, डीपीएसपी के अंदर। मैंने बताया था कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी था, फंडामेंटल ड्यूटीज बाद में जोड़ी है, लेकिन डीपीएसपी था, ठीक है। इसके बात करूं कि जो अपनी जो सोशलिस्ट जो पार्टी है वो किसमें, कौन से में? सोशलिस्ट पैटर्न पे है, ठीक है। और सोशलिज्म की बात करूं तो हमारे अंदर अगर स्पेसिफिक बात करूं, हमारे अंदर अगर स्पेसिफिक बात करूं तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। कौन सा है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अब आप बोलेंगे डेमोक्रेटिक, तो सोशलिज्म भी दो टाइप के होते हैं, एक तो हो गया डेमोक्रेटिक, एक हो गया कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट सोशलिज्म, सोशलिज्म आप सीधे सीधे आप समझ जाएंगे क्या चीज है ये। कम्युनिस्ट की अगर मैं बात करूं, कम्युनिस्ट में वो सीधा बोल देते हैं, अगर टिपिकल कम्युनिस्ट की बात करूं तो बोल देते हैं कि प्राइवेट जैसा कुछ चीज नहीं होगी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कोई चीज नहीं होगी। कम्युनिस्ट में बोल दिया सारा का सारा जो होगा वो सीधा होगा आपका, जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं और इकोनॉमी बोल सकते हैं, इकोनॉमी ही बोलेंगे, तो सीधी सीधी इकोनॉमी। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कोई चीज नहीं होगी, सारा का सारा जो पावर होगी वो स्टेट के पास होगी और सब कुछ उसी में जुड़ जाएगा। कोई प्राइवेट इंसान के पास प्रॉपर्टी, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात नहीं की है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। जैसे वो चाइना में चलता है, किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी कंसोलिडेट नहीं कर सकते। और डेमोक्रेटिक में क्या होता है, इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी आ जाती है, मिक्स्ड, जैसे कि प्राइवेट भी कंपनीज चलेंगी, यहाँ पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी होंगी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी होंगी। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट में अगर बात करूं, पब्लिक PSU की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की अगर मैं बात करूं, BSNL हुआ, कोल सेक्टर लिमिटेड हुआ, ये अपने अपने गवर्नमेंट हो गए। साथ में प्राइवेट भी बात करूं तो कितनी सारी चीजें प्राइवेट में, अपने जियो ही ले लो, सीधा सीधा आपको सब लोग इसी से समझ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दोनों एक साथ काम करती है, मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। तो हम लोगों ने क्या चुना है? मिक्स्ड चुना है, प्राइवेट भी रहेगी और वो भी रहेगी और वो भी रहेगी। तो अपन लोग इसको सीधी सीधी भाषा में अगर एक लाइन में बात करूं तो हम लोगों की जो इंडियन सोशलिस्ट जो मॉडल है, इंडियन सोशलिस्ट जो मॉडल है
वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का है, जिसमें आइडियोलॉजी तो मार्क्सिस्ट की है, आइडियोलॉजी तो मार्क्सिस्ट की है कि भैया प्राइवेट चलने दो, लेकिन हम लोग गांधीयन प्रिंसिपल्स के ऊपर ज्यादा बाइज्ड है, आइडियोलॉजी जो गांधीयन आइडियोलॉजी है उसके ऊपर ज्यादा बाइज्ड है। तो अपना ये सोशल लिस्ट वाला जो है कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अब ये दो चीजें अपनी हो गई, सोशलिस्ट की बात हो गई, सोवरेन की हो गई, अपन बड़ी बड़ी चीजें जो है, जो मेन जो की पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। अब चाहे तो नोट्स में नोट कर लें, मेरी राइटिंग बड़ी खराब है तो कोई बात नहीं है। इसके बाद अगर मैं बात करूं सेक्युलर, सेक्युलर, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष जिसको बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष, जो भी होगा धर्मनिरपेक्ष। सेकुलर की अगर मैं बात करूं तो धर्मनिरपेक्ष की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने सीधा बोला है कि भाई हम अब जैसे मैंने पहले बताया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट में तो दो टर्म तो ये मिली गई अपन को सेकुलर, तो ये हो गया अपना 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, ये मैं पहले ही बता देता हूँ 1976 में, इतनी सी बात है, ठीक है। सेकुलर अपनी 42nd अमेंडमेंट। अब क्या इसका मतलब ये है कि पहले भी हमारी जो इंडिया थी वो सेकुलर नहीं थी, अगर ये वर्ड नहीं जुड़ता तो क्या हम ये बोल सकते थे कि इंडिया सेकुलर नहीं थी। लेकिन ये देखा गया है कि पहले भी इंटरनली ये सेकुलर ही थी, बट इसको एक्सप्लिसिटली इसको दिखाया नहीं गया था कि ये सेकुलर है या नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं, सेकुलर स्टेट की बात करूं, तो पहले से ही लिखा गया था। मैं कहां से बात कर सकता हूं, मैं अगर फंडामेंटल राइट की बात करूं, फंडामेंटल राइट की बात करूं तो आर्टिकल 25 से लेके 28 तक सीधी बात की गई है कि आप लोगों को रिलीजन का फ्रीडम मिला है। आर्टिकल 25 से लेके 28 तक रिलीजन का फ्रीडम मिला है। मैं आपको बताऊंगा जब अपन चाहेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें टच करना जरूरी था कि सेकुलर ये पहले से ही लिखा हुआ था, फंडामेंटल राइट तो अपना पहले से ही था लिखा था, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं लिखा था कि सेकुलर है। मतलब सेकुलर मतलब हमारी स्टेट की कोई भी स्पेसिफिक रिलीजन नहीं होगा। अब लेकिन ये क्या था, थ्योरेटिकल बात हो गई, लेकिन आज के टाइम पे आप देख पा रहे होंगे कि ज्यादातर जो है डिसीजन जो है वो रिलीजन के ऊपर ही लिए जा रहे हैं। वो चाहे वो एक्सप्लिसिटली बात नहीं करे, लेकिन इंटरनली समझ में आ रहा है कि हिंदुइज्म बढ़ता जा रहा है। अच्छी भी बात है कि बढ़ना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि अब जैसे आपने बोल दिया कि सेकुलर है तो आप उसको सेकुलर रखने की कोशिश करें। जितने भी आपके डिसीजंस हो रहे हैं ज्यादातर वो किसके, रिलीजन के ऊपर हो रहे हैं। पॉलिटिक्स जो चल रही है वो रिलीजन के ऊपर चल रही है। तो ये अपना इसमें थ्योरेटिकल तो ये बात है, लेकिन प्रैक्टिकली ये थोड़ा सा टफ होता जा रहा है। अब आज के टाइम में थोड़ा टफ होता जा रहा है। अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक हिंदी में इसको बोलते हैं लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक। आपको एक एक वर्ड का मतलब समझा रहा हूं, आपको एक एक वर्ड समझ में आ भी रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि एक एक वर्ड समझ में आएगा। तो लोकतंत्र कितने टाइप के होते हैं, पहली बात तो लोकतंत्र कितने टाइप के होते हैं और हमारे यहाँ कौन सा लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र मतलब सीधा सीधा क्या हो गया कि लोगों का तंत्र, जो हम जो लोग हैं केवल वही उसमें सुप्रीम होंगे, हम लोगों के द्वारा सब कुछ किया जाएगा जो आम लोग हैं। तो एक तो होता है डायरेक्ट इलेक्शन, एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। ही बोलूंगा मैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सीधा सीधा बोलने लगूंगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट का मतलब सीधा सीधा हो गया कि जो पावर जो एक्सरसाइज की जा रही है पीपल की पावर जो एक्सरसाइज की जा रही है, तो उसमें डायरेक्टली एक्सरसाइज की जा रही है। पीपल जो है उसी के डायरेक्टली एक्सरसाइज कर रहे हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की अगर मैं बात करूं तो पीपल की सुप्रीम पावर है, सुप्रीम पावर है वो डायरेक्टली कहां से ली जा रही है, पीपल से, लोगों से ली जा रही है। इसमें भी पीपल से ली जा रही है, इसमें भी पीपल से ली जा रही है, लेकिन ये इनडायरेक्टली सिलेक्ट करते हैं। कैसे कि इसमें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, इनडायरेक्टली
इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक में अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जो एक संसद में जाएंगे, जो भी उनका एक लीडर होगा उसको चुनेंगे, वो उसको जो देश की जनता है जिन लोगों ने उसको चुना है उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि हाँ हम लोग इस जैसे मिलियंस के अगर ऊपर एक सीट लिखी है तो हम इस 10 मिलियन 1 मिलियन जनता को हम लोग इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये चीज अपनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात आ गई। अब अगर और स्पेसिफिक बात करूं, एक तो इनडायरेक्ट हो गया आप लोगों का, डेमोक्रेटिक है, स्पेसिफिक बात करूं तो इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लोगों ने चुना है। पार्लियामेंट्री, जैसे मैंने आपको पार्लियामेंट और प्रेसिडेंशियल में अंतर बताया था, थोड़ा सा तो टच करा दिया था कि पार्लियामेंट कौन सा होता है और प्रेसिडेंट कौन सा होता है। प्रेसिडेंट, एक तो प्रेसिडेंशियल चलता है, प्रेसिडेंशियल कहां पे चलता है, यूएस में चलता है। पार्लियामेंट कहां पे चलता है, यूके में चलता है। तो हम लोगों ने ये वाला अडॉप्ट कर लिया है, डेमोक्रेटिक इनडायरेक्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम। इनडायरेक्ट के अंदर ही दो चीजें आती है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनडायरेक्ट के अंदर ये दो चीजें आती है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, एक होती है अपनी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो इनडायरेक्ट के अंदर अपन लोगों ने क्या चुना, स्पेसिफिक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चुनी है। हाँ, थोड़े डिस्टर्बेंस के कारण मेरे को पॉज करना पड़ा था। तो डेमोक्रेटिक की मैं बात कर रहा था, पार्लियामेंट्री। अब पार्लियामेंट की जितनी भी अपनी विशेषताएं थी, जैसे मैंने बताया एडल्ट फ्रेंचाइज वगैरह, जितनी भी विशेषताएं थी वो इसमें आ जाती हैं। अब डेमोक्रेटिक में भी अगर बात करूं, डेमोक्रेटिक में भी अगर मैं बात करूं तो अपनी इंडिया में केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की ही बात नहीं की है। अगर ब्रॉड सेंस पे मैं बात करूं तो केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ही नहीं है, डेमोक्रेसी साथ में जो डेमोक्रेसी की बात की है, सोशल और इकोनॉमिकल की भी बात की है, सोशल एंड इकोनॉमिकल। देख रहे हैं कितने ब्रॉड में बात चल रही है अपनी इंडिया में। केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं है, सोशल भी है और इकोनॉमिकल भी है। अब मैं इस पर थोड़ा सा लंबा जाऊंगा कि सोशल डेमोक्रेसी क्या होती है और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी क्या होती है, क्योंकि थोड़ी सी इसमें बात आ जाती है। डेमोक्रेसी इसके अंदर ही चल रहे हैं अपन। सोशल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लिखें अगर, क्या आपको लगता है कि अगर डेमोक्रेसी, हाँ, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी संभव है सोशल डेमोक्रेसी के बिना, सोशल डेमोक्रेसी के बिना, है ना? क्या पॉसिबल है ऐसा? नहीं, सोशल डेमोक्रेसी के बिना ये संभव नहीं है। क्योंकि इसमें अगर मैं बात करूं कि सोशल डेमोक्रेसी होता क्या है कि इसमें लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की बात होती है, फ्रेटर्निटी, ठीक है, इसकी बात होती है। तो ये तीन, इसको अपन तीन ट्रायो बोलते हैं, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। आप वर्ड से समझ पा रहे होंगे कि लिबर्टी का मतलब हो गया आपको आजाद कर दिया, इक्वलिटी का मतलब आपको इक्वल कर दिया, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। ठीक है, ये तीन चीज हो गई, भाईचारा। ये मैंने आपको बता दिया, आप इंग्लिश में ना देखें कि मैंने इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखा है। तो सोशल डेमोक्रेसी की अगर मैं बात करूं तो इसमें इस चीज पर ज्यादा फोकस किया जाता है। अब आप बताएं कि अगर किसी को पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लेके आनी है तो क्या उसमें ये तीन चीजें नहीं देंगे, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी? तो और मैं बात करूं और थोड़ा सा और डीप में इसमें जाऊं तो लिबर्टी, क्या लिबर्टी, अब जैसे अगर बोला जाए कि अगर किसी को मैं आजादी दे दूं कोई काम करने की, आजादी दे दूं, ये ट्रायो है तीनों। अगर मैं किसी को आजादी दे दूं, क्या उसकी पावर नहीं बढ़ेगी? क्या उसकी पावर नहीं बढ़ेगी? तो आजादी देने के बाद, लिबर्टी देने के बाद उसकी पावर बढ़ गई। तो क्या पॉसिबल है फिर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लेके आना? नहीं, क्योंकि पावर कंसोलिडेट हो जाएगी एक इंसान के पास। तो अगर मैंने अगर बोला कि आजादी, आप लोगों को फ्रीडम मिला हुआ है, लिबर्टी मिली हुई है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पूरी की पूरी आजादी दे दी जाए तो हो सकता है कि टर्बुलेंस आ जाए, पूरे इसमें टर्बुलेंस आ जाए। तो लिबर्टी अपन लोगों ने देख ली है। तो इससे अपन को क्या समझ में आ रहा है कि अगर अपन ने किसी को आजादी दी है और इक्वलिटी नहीं दी, इक्वालिटी
नहीं दी और इक्वलिटी नहीं दी, किसी को आजादी दी और इक्वलिटी नहीं दी तो टर्बुलेंस आ जाएगा। तो लिबर्टी इक्वलिटी के बिना पॉसिबल नहीं है, याद रखना, लिबर्टी इक्वलिटी के बिना पॉसिबल नहीं है। अगर आपने लिबर्टी को इक्वलिटी से अलग कर दिया, आजादी को अगर आपने समानता से अलग कर दिया तो टर्बुलेंस आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्यों आएगा? क्योंकि अगर आपने आजादी दे दी किसी को तो इक्वलिटी कैसे होगी? अब फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, हम लोगों ने यहाँ पर रिजर्वेशन सिस्टम रखा हुआ है, वैसे इतनी बड़ी बातें मैं करता नहीं हूँ लेकिन करना पड़ेगी यहाँ पे। तो एससी, अब जैसे एससी एसटी की बात की गई है, हम लोगों ने क्यों दी थी कि ये सब इक्वलिटी आ जाए, ठीक है। अब इक्वलिटी तो दे दी तो लिबर्टी मतलब थोड़ी सी आजादी इनकी बढ़ा दी, पावर इनकी थोड़ी सी बढ़ा दी ताकि ये नीचे से ऊपर आ जाए। अदर बैकवर्ड क्लासेस की मैं बात करूँ जो भी है, जितने भी है, तो ये इनकी आजादी बढ़ जाए। लेकिन अगर इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, अगर मान लो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, फॉर एग्जांपल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इक्वलिटी, फंडामेंटल राइट में सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है आर्टिकल 14 के बाद कि इक्वलिटी देनी ही पड़ेगी, तो हर चीज में आपको इक्वलिटी देनी पड़ेगी, तो इक्वलिटी हम लोगों ने यहाँ से दी। तो मैंने ऐसे बोलने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लिबर्टी जो है उसको आप इक्वलिटी से डाइवोर्स नहीं कर सकते, मतलब नहीं तोड़ सकते, और इन दोनों को आप फ्रेटर्निटी से नहीं तोड़ सकते। मालूम पड़ा आपको भाईचारा नहीं हुआ, भाईचारा नहीं हुआ, अगर इसमें वो ब्रदरहुड भाईचारा जो भी है, अगर इसमें भाईचारा नहीं हुआ तो आप ऑब्वियस सी बात है ये चीजें पॉसिबल नहीं होंगी। तो डेमोक्रेटिक की मैंने कितने ब्रॉड में बात कर दी कि डेमोक्रेटिक है तो इंडिपेंडेंट है, पार्लियामेंट्री है, और साथ में ये ब्लेंड है किसका? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ना होते हुए सोशल और इकोनॉमिक दोनों की डेमोक्रेसी की बात की गई है, ठीक है। तो ये चीज अपनी डेमोक्रेटिक की बात हो गई। अगर मैं बात करूं रिपब्लिक, गणतंत्र, या नेक्स्ट अपना जो आपने जैसे प्रीएम्बल में देखे थे कुछ बोल्ड लेटर्स थे, मैं केवल उनकी ही बात कर रहा हूं। रिपब्लिक मतलब गणतंत्र, गणतंत्र मतलब गण का तंत्र, मतलब इसमें ज्यादातर लोग होंगे। अब डेमोक्रेटिक, अब हमने बोल दिया था कि डेमोक्रेटिक पॉलिटी है, डेमोक्रेटिक पॉलिटी है जो हम लोगों ने लिया गया है। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटी को टू कैटेगरीज में अपन लोग देखेंगे, एक होगा मोनार्की, मोनार्की, एक होगा मोनार्की, और एक होगा रिपब्लिक, एक होगा रिपब्लिक। ये मैं रिपब्लिक का नहीं डेमोक्रेटिक की बात कर रहा हूं, रिपब्लिक, ठीक है। तो मोनार्की क्या होता है? मोनार्की में जो राजा चुना जाता है, जो लीडर चुना जाता है, वो हेरिडेटरी तरीके से चुना जाता है। तो मतलब उसकी वंश में वंश चल रहा है, सीधा सीधा यूके का एग्जांपल ले लीजिए, तो उसमें मोनार्क सिस्टम है। लेकिन हमारे इंडिया में आपको पता है कि जितने भी लीडर्स चुने जा रहे हैं, जितने भी लीडर्स चुने जा रहे हैं, वो लोग हम क्या कर रहे हैं? जनता चुन रही है, पीपल चुन रहे हैं, एडल्ट फ्रेंचाइज से चुनी जा रही है। तो इसमें चुना हुआ होता है, ना हुआ वही प्रेसिडेंट, अब चाहे वो इनडायरेक्ट हो लेकिन वो चुना हुआ है, कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है, ठीक है। उसकी भी कुछ शर्तें हैं, वो अपन देख लेंगे, ठीक है। जो हो गया, अब जैसे वही यूके में अब जैसे अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो यूएस में जो है वो डायरेक्ट चुना जाता है, यहाँ पे इंडिया में जो है वो अपना इनडायरेक्ट चुना जाता है। सीधी सीधी बात है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों तरीके से चुना जाता है। तो अलग अलग टाइप की बात हो गई। ये अपने क्या हो गए, अपने जो ऊपर की जो मैंने बताई थी आप लोगों को, ये कौन थे? ये अपन लोगों की नेचर डिसाइड कर रहे थे, ये अपन लोगों का नेचर डिसाइड कर रहे थे। तो नेचर डिसाइड करने के बाद ये अपने जो ब्रॉड जो वर्ड्स थे, 5 जो वर्ड्स थे, वो मैं आपको बता चुका हूं। और अगर मैं बात करूं, अब अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्टिव की बात करूं कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, तो उसमें कुछ जो ब्रॉड जो मेन पॉइंट्स थे, जो वर्ल्ड पॉइंट्स थे, उनकी मैं चर्चा करता हूं सीधा सीधा। तो अपन लोग इसकी बात करते हैं सीधा। अब मैं बात करूं जस्टिस की, जैसे मैंने आपको बताया था कि जस्टिस की बात की गई है कि हम लोगों की जस्टिस दी जाएगी। मार्कर, जस्टिस की बात की गई थी, ठीक है। जस्टिस मतलब न्याय, न्याय, ठीक है। जस्टिस मतलब न्याय, नहीं दिखाई दे रहा, एक मिनट में मार्कर ढूंढ कर आता हूं। तो जस्टिस की मैं बात कर रहा था। तो जस्टिस जो वर्ड है वो लिया गया है रशियन रिवॉल्यूशन से, रशियन रिवॉल्यूशन। अब आप बोलेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं है एमपीपीएससी वाले,
लेकिन अब ये तो चीज में दिमाग में रखनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए। रशियन रेवोल्यूशन से लेके आया, और रशियन रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। 1917 वहां से ले गया है। अब जस्टिस कौन कौन से, अपने सीधी सीधी बात है, जस्टिस कौन कौन से? जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, तीनों की बात की गई है। सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, ये तीनों की बात की गई है। ये तीनों की बात की गई है। अब सोशल जस्टिस हमने कैसे इंश्योर किया, इकोनॉमिकल कैसे किया, पॉलिटिकल कैसे किया, अपन जब फंडामेंटल राइट्स करते जाएंगे उसमें बताते जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको टच कर दूं। सोशल मतलब होता है कि इक्वलिटी दी गई है सब लोगों को, सब लोगों को इक्वलिटी दी गई है। जैसे कि फंडामेंटल राइट में साफ लिखा हुआ है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इक्वलिटी होगी, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। किससे रिलेटेड? कास्ट, सेक्स, बर्थ और प्लेस, इन चीजों से आपको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जो फंडामेंटल राइट में ये वाली बात लिखी हुई है, रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, जो सब चीजें अपन को डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इकोनॉमिकल की बात करें तो आप लोगों को मतलब कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं खत्म की जाएगी, इक्वलिटी, इक्वल ट्रीटमेंट ही आपको मिलेगा। इसमें इक्वल ट्रीटमेंट दिया गया है फंडामेंटल राइट में, तो उससे हो जाएगा। इकोनॉमिकल की बात करें तो इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है आप लोगों को, इक्वल अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं है कि आप लोग गरीब हैं, आप लोग अमीर हैं, तो आप लोगों को अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम दी गई है। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था लिबर्टी और इक्वलिटी की अगर बात करूं तो उसके लिए अपन थोड़ा सा, जो बहुत नीचे थे उनकी बहुत ज्यादा हालत खराब थी, तो इस चक्कर में लोगों को बढ़ा दिया गया था। लेकिन अपॉर्चुनिटी इक्वल ही है कि आप लोग सोशल में जा सके, मतलब आपको किसी भी जॉब लेने के लिए आपको ना तो आपका सेक्स देखा जाएगा, ना आपका कास्ट देखी जाएगी, सब कुछ चलेगा, ना प्लेस ऑफ बर्थ देखा जाएगा, ना रिलीजन देखा जाएगा। सबसे ज्यादा यही बात है, चलते हैं इक्वलिटी की बात। पॉलिटिकल की बात करूं तो आप लोगों को पता है कि ज्यादातर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एडल्ट फ्रेंचाइज से चुने जाते हैं, और कोई भी चुनाव लड़ सकता है। मैं शुद्ध भाषा में बोल दूं, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, तो पॉलिटिकल बात हो गई। तो ये जो तीनों चीज जो जस्टिस दी गई है, किस किस चीज की दी गई है याद रखना, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, इन तीन जस्टिस की बात की गई है। और ये जस्टिस लिया कहाँ गया था? रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया था। ठीक है, अब मैं अगली बात करूं लिबर्टी की, मतलब आजादी। आजादी मतलब स्वतंत्रता। ठीक है, लिबर्टी, एक एक से मैं सब कुछ आपको समझाता जा रहा हूं कि लिबर्टी का मतलब क्या है, हर चीज में अपन को देखना पड़ेगा। लिबर्टी का मतलब हो गया स्वतंत्रता, कोई भी काम करने की स्वतंत्रता, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये कहां से लग गया था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। और फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 से लेकर 1799 तक, 10 साल चला था, याद रखना 10 साल चला था, 1799 तक ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया था। अब लिबर्टी, अब उसमें क्या, लिबर्टी का आप मीन क्या समझ पा रहे हैं? लिबर्टी का मीन है कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, कोई मतलब आपकी अपॉर्चुनिटी के ऊपर कोई भी रिस्ट्रेंट नहीं होगा, कोई भी आप लोगों को कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं उसमें आपको कोई बाधा नहीं होगी, आप करने की आजादी है। अब ये नहीं है कि आपको दंगा करने की आजादी मिल गई, ये मिल गया, उसके हर चीज के आर्टिकल लिखे हुए हैं। तो लिबर्टी का मतलब हो गया आपको आजादी मिल गई। अब लिबर्टी किस किस चीज की? प्रियम्बल में जैसे लिखा गया है कि लिबर्टी ऑफ थॉट, किसका? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, समझ पा रहे हैं? बिलीफ, बिलीफ, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ये सब प्रियम्बल में लिखा हुआ है। किस किस चीज की मिली हुई है? और थ्रू देयर फंडामेंटल, अब ये चीज किसमें दी गई है? फंडामेंटल राइट में दी गई है। ठीक है, तो किस किस चीज की आपको लिबर्टी है? सोचने की आजादी है, आप एक्सप्रेशन कर सकते हैं। हाँ, एक्सप्रेशन कैसे करेंगे कि आप लोग किसी को हर्ट नहीं कर सकते, आप लोग किसी की भी, क्योंकि उसके भी फंडामेंटल राइट है,
ऑब्वियस सी बात है, राइट टू लिव विद डिग्निटी, तो एक्सप्रेशन आप दीजिए लेकिन सही मैनर में दीजिए। जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, शांति के साथ चल रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिलीफ, किसी पे भी बिलीव कर सकते हो। फेथ और वर्शिप, किसी की पूजा कर सकते हो। तो इन चीजों की अपन लोगों ने बात की गई है। अब लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ भी करने की आजादी है। लिबर्टी का मतलब जैसे मैंने बताया था कि लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ भी करने की आजादी हो गई कि आपने सब सोच लिया, हमारे तो सब तो आ जाता है, देश आ जाता है, जो भी है। अब इसको लोग मिसइंटरप्रेट कर जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। इन लोगों ने थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए हुए हैं कि नहीं, आपको कुछ लिमिटेड है, लिमिटेशंस हैं, तो इसलिए अपन इसको नहीं बोल सकते कि इसको अपन लोगों को एक लाइसेंस मिल गया है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको कुछ भी किया जा सकता है, तो लिमिटेशंस है। तो ये अपना एब्सोल्यूट नहीं है, ये अपनी एब्सोल्यूट नहीं है। अपन इसको नहीं बोल सकते कि एब्सोल्यूट है, मतलब संपूर्ण नहीं है, एक एब्सोल्यूट नहीं है। ये अपना हो गया किसका, लिबर्टी का। अब अगर मैं बात करूं इक्वलिटी की, लिबर्टी हो गई, अब इक्वलिटी की एक एक अपन सीधे चलते जा रहे हैं इक्वलिटी तक। अब ये इक्वलिटी की बात करूं, मैं लास्ट में आपको प्रीएम्बल फिर डाल दूंगा उसमें, जिससे आप समझ पाए इक्वलिटी की। इक्वलिटी की अगर मैं बात करूं, इसको अपन बोलते हैं समाजवादी, ओ सॉरी, इक्वलिटी को अपन बोलते हैं समता, समता, इसको बोलते हैं समता। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो इक्वलिटी का मतलब जो हो गया, जो कि जो लिबर्टी में अपन ने क्या किया था, प्रिविलेज देती थे, तो इक्वलिटी का मतलब हो गया, प्रिविलेजेस थे सब लोगों के पास, तो इक्वलिटी का मतलब हो गया हम लोगों ने स्पेशल प्रिविलेज प्रोवाइड करा दिए हैं लोगों को इक्वल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं कि यहाँ पर जब आप लोगों ने एक चित्र भी देखा होगा कि यहाँ पे अगर कुछ मैच चल रहा है, मान लो यहाँ पे लोग खेल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर अगर मैंने बोल दिया कि भाई इक्वल करना है, किसी को भी इक्वल करना है, और ये चीज मैंने रखी हुई है, डिब्बे रखे हुए हैं, और उसमें कुछ लोग देख रहे हैं, मान लो बड़ा ये लंबा इंसान है, ये देख पा रहा है, ये लंबा इंसान है, ये देख पा रहा है, ये, और इसके पास एक्स्ट्रा रखा हुआ है, और ये भी लंबा इंसान है, ये भी देख सकता है, लेकिन अगर इसके पास एक छोटा है और ये ऐसे रखा हुआ है, ये नहीं देख पा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं उसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस कर दूंगा, स्पेशल उनको पावर्स दे दूंगा, कि प्रिविलेजेस दे दूंगा, जिसको बोलेंगे प्रिविलेजेस दे दूंगा, जिससे ये इंसान भी इसको देख पाए। कैसे देख पाएगा, मैं इसका लेकर, अब इसको प्रॉब्लम तो होगी नहीं क्योंकि ये भी देख पाएगा, इसका लेकर मैं किधर शिफ्ट कर दूंगा, इसको इधर शिफ्ट कर दूंगा, बेस को, ये बेस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये फिर से उठ के अपना ये भी देखने लगेगा, तो इसको बोलते हैं इक्वलिटी, इक्वलिटी। अब ये आके अपना यहाँ तक, इसका हाइट यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है, तो मैंने इसका बेस उठा के यहाँ रख दिया, प्रिविलेजेस दे दिए, काम तीनों का हो रहा है, प्रॉब्लम इसको भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये भी देख पा रहा है। अगर मैं इससे छिना के रख लेता तो वो इक्वलिटी नहीं होती कि भैया तुमने इसका हक छिना के इसको दे दिया, इक्वलिटी नहीं होती। तो इक्वलिटी का मतलब ये हो गया कि स्पेशल प्रिविलेजेस दे दिए गए हैं थोड़े से उनको इक्वल करने के लिए। अब इक्वलिटी भी अलग अलग टाइप की है, सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल। सिविक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल, ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब इक्वलिटी हम लोगों ने कहा, अब चूंकि हमारी बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल में कहां पे दी गई है, फंडामेंटल राइट की अगर बात ले लो, फंडामेंटल राइट की अगर बात ले लो, तो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक इक्वलिटी की बात की है। अब वो चाहे इक्वलिटी तुम्हारी बिफोर द, इक्वलिटी बिफोर लॉ हो, या फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है उसकी इक्वलिटी हो, या अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी हो, या आप यहां तक कि अनटचेबिलिटी की बात की गई है, अनटचेबिलिटी की बात की गई है आर्टिकल 17 में। याद रखना क्योंकि मैंने इसलिए इसमें कर दिया कि इंपॉर्टेंट है, अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में आता है, फंडामेंटल राइट है, अबॉलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। ऐसे अबॉलिशन ऑफ द टाइटल, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि महाराज महाराज जो भी है, जितने भी टाइटल दिए गए थे उनकी भी बात की आर्टिकल 18 में। ऐसे हम लोगों ने डिफाइन कर दिया है कि आप लोगों को होगी। ऐसे पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात करूं, अगर पॉलिटिकल, ये कौन सी है भाई, सिविक इक्वलिटी, सिविक इक्वलिटी। अगर पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात करूं तो सीधी सीधी बात है, मैंने पहले ही बताया था कि आप लोग कोई भी चुनाव लड़ सकता है, आर्टिकल 325 के अकॉर्डिंग
आर्टिकल 325 के अकॉर्डिंग वो ये नहीं देखेंगे कि आप लोगों का रिलीजन क्या है, सेक्स, कास्ट, कुछ भी है। हाँ, अब इसमें भी एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो जाएगी कि नहीं यार आप लोगों ने तो कुछ रिजर्वेशन दे दिया है। ऑब्वियस सी बात है, रिजर्वेशन देने का कारण ये था कि अब जैसे महिलाएं हैं, कुछ महिला सीटें हैं या फिर कुछ SC/ST सीटें हैं, तो उन लोगों को प्रिविलेज नहीं मिल पा रहा था, वो लोग नहीं आ पा रहे थे आगे। इन लोगों ने रिजर्वेशन, इसको इक्वलिटी की तभी तो बात बोल रहा हूँ मैं, रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट के तौर पर नहीं है, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा सा प्रिविलेज देके उनको इक्वल करने की कोशिश की गई है। ऐसे अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक की, तो DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 39 में इसकी बात की गई है। ठीक है, तो इससे आप लोगों का लिवलीहुड जो है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वाली जो बात है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, क्योंकि इकोनॉमिकल है ना, इकोनॉमिकल, तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मतलब बराबर काम के लिए बराबर जो भी काम है, जो अगर कोई काम वो कर रहा है तो उसको भी सेम वेतन मिलेगा। उस पर ये नहीं ध्यान दिया जाएगा कि ये इसका रेस क्या है, सेक्स क्या है, कास्ट क्या है, जो भी है वो नहीं मिलेगा। अब मैं बात करूं फ्रेटर्निटी की, ये हो गई अपनी इतनी। अब मैं बात करूं फ्रेटर्निटी की, उल्टी हो गई। फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड, मतलब बंधुता। फ्रेटर्निटी, बंधुता, ये क्या होता है फ्रेटर्निटी? ये एक फीलिंग है, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, ब्रदरहुड, भाईचारे की फीलिंग है, सीधी सीधी बात है, भाईचारे की फीलिंग है। और ये अपन लोगों ने बहुत बार बातें भी की है। अगर मैं बात करूं फंडामेंटल ड्यूटीज की, उसमें अपन ने 51A आर्टिकल जो था फंडामेंटल ड्यूटीज का, उसमें अपन लोगों ने इसकी बात की है कि हार्मनी क्या होगी और अपन लोग उसको लोगों को कैसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब फ्रेटर्निटी क्या अश्योर कर रही है आप लोगों को, किस चीज की गारंटी दे रही है? वो गारंटी दे रही है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, डिग्निटी की रक्षा, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में इंटीग्रिटी नाम का वर्ड जोड़ दिया गया था, इंटीग्रिटी नाम का वर्ड जोड़ दिया गया था। याद रखना, 3 वर्ड जोड़े थे, कौन से? सेकुलर, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में से कौन से वर्ड जोड़े थे? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। याद रखना, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। में बार बार इस पर फोकस कर रहा हूं कि आपको याद हो जाए कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जब प्रियम्बल को अमेंड किया गया था, बदला गया था आर्टिकल 368 के तहत, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आर्टिकल 368 के तहत जब अमेंड किया गया था तो 3 उसमें चीजें जोड़ दी गई थी। कौन सी? सोशलिस्ट के साथ, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। अब अगर आपसे कोई बोले कि भाई सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी जोड़ा था, क्या ये पहले नहीं था? था, इंटरनली था, लेकिन एक्सटर्नली इनको एक्सप्रेस करने के लिए बोलते हैं लोग, क्या लिखिए, एक्सप्रेस करने के लिए लोगों ने रख दिया। काफी चीजें ऐसी थी कि और भी चीजें जोड़ी गई थी, लेकिन वो सब चीजें बाद में हटा दी गई थी, जैसे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट गई थी। तो ये अपने जितने भी की टर्म्स थे, इसमें जितने भी की टर्म्स थे वो हम लोगों के कंप्लीट हुए प्रियम्बल के अंदर। और मैं एक बार आपको फिर से प्रियम्बल दिखा दूं जिससे आपको रिकॉल हो जाए, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे कि क्रिटिसिज्म क्या है और वो क्या है। तो जैसा कि आप फिर से देख पा रहे हैं प्रियम्बल में, तो जैसे आपको प्रियम्बल दिखाई दे रहा है, हम लोगों ने किस किस की बात कर ली? सोवरेन की बात कर ली, सोशलिस्ट की बात कर ली, सेकुलर की बात कर ली, डेमोक्रेटिक की बात कर ली, रिपब्लिक की बात कर ली, जस्टिस की बात कर ली, लिबर्टी की बात कर ली, इक्वलिटी की बात कर ली, फ्रेटर्निटी की बात कर ली। अब मैं ये समझता हूं कि आप लोगों को इन सब के जो मीनिंग है वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर फिर भी नहीं आती है तो आप एक बार इस वीडियो को दोबारा से देख लें, आपको समझ में आ जाएगी। और इसके जितने भी क्रिटिसिज्म जो थे वो भी मैंने कोशिश की है कि आपको इसी वीडियो में आपको बता दूं। ठीक है, अब सबसे बड़ा एक और सवाल आता है, एक और सवाल आता है जो ज्यादातर लोगों के माइंड में आ जाता है कि भाई ये तो ठीक है कि आपका प्रियम्बल आपने बनाया है और
प्रियम्बल बनाया है तो क्या हम इसे अमेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन उससे पहले अब जब अमेंडेबिलिटी वाली बात आती है तो अब जैसे तो अपन देख चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर अपन बात करें अमेंडेबिलिटी बात आती है तो पहले तो यही डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। पहली बात कितना बड़ा ये क्वेश्चन मार्क आ गया कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो 1960 में एक केस हुआ था, बेरूबारी केस, याद रखना, बेरूबारी केस, बेरूबारी केस। अब जैसे मैंने बताया था कि जो सारा का सारा जो अपना ग्लांस है, जितना भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है उसका पूरा सार अपना किसके अंदर आ गया है, प्रियम्बल में आ गया है। तो बेरूबारी केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने ये बोला था कि भाई हाँ मान लिया कि इसके अंदर सार आता है, लेकिन ये प्रियम्बल जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, याद रखना, पार्ट नहीं है। किसने बोला था, बेरूबारी केस ने। कुछ टाइम बाद, अब 1960 की बात है ये, कुछ टाइम बाद 1973 में जो सबका बड़ा जो केस है, जो पॉलिटी जिसके कारण आदि बदल गई है, जितनी भी चीजें हैं बदल गई हैं, एक केस हुआ था केशवानंद भारती केस, केशवानंदा भारती केस। केशवानंद भारती केस में गवर्नमेंट सॉरी सुप्रीम कोर्ट अपने ही डिसीजन को पलट दिया। उसने बोला कि हाँ ये जो है अपनी जो प्रियम्बल है वो फ्रेम तो अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं किया है, कोई अलग से तो कोई इंसान आया नहीं था, तो उन्हीं ने अपना फ्रेम किया है। अगर फ्रेम किया है तो जो केशवानंद भारती केस में उन्होंने बोल दिया कि ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। केशवानंद भारती केस में उन्होंने बोल दिया कि ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। अब लोग बोलने लगे कि तुमने पहले ये डिसीजन दिया था, बाद में ये डिसीजन दिया था, हम किसको मानेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो बाद में आया है उसको मानेंगे, बाद में आया है उसको मानेंगे। अब जैसे 73 मैंने पहले ही बताया था कि किस पर यूज हुआ था, तो ये पहले के जो जुडिशियल रिव्यू जो थे उसके बारे में बात कर रहे थे अपन, तो उसके बारे में जो 73 केशवानंद भारती केस ही था, तो इसमें अपन मानेंगे। साथ में एक और केस हुआ था, साथ में एक और केस हुआ था, LIC ऑफ इंडिया केस, LIC ऑफ इंडिया केस। ये कब हुआ था, 1995 में, 1995 में। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है प्रियम्बल, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सीधी सीधी बात यह है कि पहले उन्होंने मना कर दिया, उसके बाद पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसके बाद ये मान लिया गया है कि ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इसको क्या है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही असेंबल किया है। और कुछ जो चीजें हैं, जो नोट करने वाली चीजें हैं, अगर इसमें अगर देखा जाए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ठीक है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो क्या करेंगे, अब बोलने लगे कि अगर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो क्या ये सोर्स है पावर का सोर्स है लेजिस्लेचर में, ठीक है, पावर ऑफ लेजिस्लेचर, हाँ, सोर्स ऑफ पावर है कि नहीं है। तो प्रियम्बल ना तो सोर्स ऑफ पावर है किसका, लेजिस्लेचर का, और ना ही प्रोहिबिशन है, ना तो सोर्स है ना प्रोहिबिशन है। जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जब सबसे पहला लेक्चर मैंने लिया था, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का लिया था, तो मैंने बताया था कि यही सोर्स है और यही इस पे प्रोहिबिशन लगाता है, मतलब लिमिटेशन लगाता है, यही सोर्स है, यही काई जिसके पीछे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो हो गया वो क्या है, सोर्स है और प्रोविजन है। तो क्या ये बात इस पे लागू होती है, बोला नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात इस पे ये लागू नहीं होगी कि ये सोर्स ऑफ पावर भी नहीं है और ना ही उस पर प्रोहिबिशन है। दूसरी बात अगर इसमें नोट करने वाली बात है
ये नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब जैसे मैंने फंडामेंटल राइट से थोड़ा सा मैं टच कराया था, तब मैंने बताया था फंडामेंटल डीपीएसपी से कि अगर ये कुछ गड़बड़ होती है इसमें प्रियम्बल में, कोई कुछ छेड़छाड़ी करता है, तो क्या वो मतलब उस पर रिलेटेड कोई भी चीज है तो क्या ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है? तो नॉन जस्टिसेबल मतलब नहीं किया जा सकता, सीधी सीधी बात है, नहीं किया जा सकता। ये दो चीज है, एक और ये दो। तो ये तो ना तो सोर्स ऑफ पावर है लेजिस्लेचर का और ना ही प्रोविजन लगाता है उसकी पावर के ऊपर, और नॉन जस्टिसिएबल है, ये अपना हो गया प्रियम्बल का रिलेटेड चीज है कि पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। तो अब लोगों ने बोल दिया, केशवानंद भारती बेरोवारी केस में बोला गया था कि नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती के जो सबसे बड़ा केस आज के टाइम पे चल रहा है उसमें बोला गया है कि ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट ने सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इसको 1995 में LIC ऑफ इंडिया एक्ट केस में फिर से इसको रिपीट किया कि हाँ ये है इसका पार्ट। और मैंने जो बताया था कि ये ना तो सोर्स ऑफ पावर है ना उसकी लिमिटेशंस डिसाइड करता है लेजिस्लेचर की, और साथ में ये नॉन जस्टिसिएबल है। एक छोटी सी चीज और है वो मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद अपन इसको रैप अप करने की कोशिश करेंगे। अमेंडेबिलिटी, अमेंडेबिलिटी बिलिटी हमने बोला क्या इसको अमेंड किया जा सकता है? अब प्रियम्बल है, क्या इसको अमेंड किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है? सीधी सीधी बात है, कैसे किया जा सकता है? तो ऑब्वियस सी बात है, अब तो बोल दिया हम लोगों ने कि हाँ चलो ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड, तो ऑब्वियस सी बात है आर्टिकल 368 के तहत इसको अमेंड किया जा सकता है। केशवानंद भारती केस के अकॉर्डिंग, केशवानंद भारती केस में जो था, जो मैंने बताया था केशवानंद भारती केस जो 1973 में जो हुआ था, उसके अकॉर्डिंग इसको किया जा सकता है। और उसका एग्जांपल आप लोगों को मिल सकता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, और काफी अमेंडमेंट हो भी रहे हैं। आपने देखा था कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में प्रियम्बल को भी अमेंड कर दिया गया था, उसमें 3 वर्ड जोड़ दिए गए थे, और वो 3 वर्ड कौन से थे? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड इसमें जोड़ दिए गए थे, किसमें? अपन ने 1978 में। तो ये आप लोगों का सीधा सीधा प्रियम्बल से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी, अगर इससे कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप लोगों को पता भी होगा। और अगर किसी ने आपसे पूछला सोशलिस्ट का मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, तो आप लोग उसको बता पाएंगे। ठीक है, तो अगले जो लेक्चर होगा, जो आज प्रियम्बल खत्म किया है, अब मैं अगले लेक्चर से स्टार्ट करूंगा फंडामेंटल राइट्स। अब आप बोलेंगे कि सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप क्यों नहीं, वो अगर आपके सिलेबस में ज्यादा पूछा जाएगा तो ये बताऊंगा, नहीं तो जरूरत नहीं है। फंडामेंटल राइट से स्टार्ट करेंगे, और हो सकता है कि मैं 1 या 2 वीडियो में फंडामेंटल राइट खत्म करके और ड्यूटीज ऑफ डीपीएसपी खत्म कर दूं। उसके बाद अपन पार्लियामेंट पे चलेंगे, और ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे और सारा का सारा अपना 15-20 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।